हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण, या जिसे हम कहते हैं पाठ्य वस्तु विश्लेषण। दोनों ही नाम एक ही क्रम के, या हम ये कह सकते हैं एक ही टॉपिक के हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण का मतलब भी कंटेंट एनालिसिस होता है और विषय वस्तु विश्लेषण का मतलब भी कंटेंट एनालिसिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके नाम पर जाना होगा। पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु क्या होता है? पाठ्य वस्तु, पाठ्य मतलब जो पढ़ाने योग्य है, जो पढ़ने योग्य है, उसे हम कहते हैं पाठ्य वस्तु। अर्थात पढ़ने योग्य वस्तु क्या होती है जो बालकों को विद्यालय में पढ़ाई जाती है? तो पढ़ने योग्य वस्तु होता है, वस्तुएं होती हैं वो जो किताबों में लेसन्स लगे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, या हम सीधी सी भाषा में कहें तो उनका जो सिलेबस है उसी को हम कहेंगे पढ़ने योग्य पाठ्य वस्तु, उसी को ही कहा जाएगा। और विषय वस्तु क्या होता है? जो विभिन्न विषयों के अंतर्गत बच्चा लेसन्स पढ़ता है या टॉपिक्स पढ़ता है, या उसकी जो पुस्तकों में मैटर दिया जाता है उसे पूरा साल उसके शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो सबका सब कहलाता है उसका कंटेंट, या फिर हमें कहते हैं उसे विषय वस्तु। अब इस शब्द पे तो हमने बात कर ली, अब जरा सी बात करते हैं दूसरे शब्द एनालिसिस पर या विश्लेषण पर। अब विश्लेषण करना क्या होता है? टुकड़ों में बांटना। देखिए, एक होता है संश्लेषण करना और एक होता है विश्लेषण करना। अर्थात एक में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, संश्लेषण करते हैं, और दूसरे में हम विश्लेषण करते हैं। अर्थात अगर संश्लेषण का मतलब जोड़ना हुआ तो फिर तोड़ना या फिर टुकड़ों में विभाजित करना क्या कहलाएगा? विश्लेषण कहलाएगा। तो चलो, ये शब्दों पे बात हो गई। अब आप देखिए, हम क्या करते हैं, बच्चे की अचीवमेंट को चेक करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो उसके लिए उसकी उपलब्धियों को जांचने के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो वहाँ पे हम बहुत सारे जो है वो तरीके अपनाते हैं कि प्रश्न ऐसे बनाने चाहिए, प्रश्न पत्र का निर्माण ऐसे होना चाहिए, ये सब कुछ ना। तो इससे पहले हम उसके टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। अर्थात हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो क्या है कि हमने बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो इसके लिए या उसके उपलब्धि स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कि उसको हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ एज इट इज समझ में आ जाए, एक शिक्षक या हम कितने प्रयास करते हैं, है ना, कितना प्रयास करते हैं। तो यही चीज हमने बच्चे को पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत प्रयास करते हैं कि बच्चे को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब ये जो आज हमारा टॉपिक है वो कंटेंट एनालिसिस, ये क्या है? ये टॉपिक क्या है? ये कहता है कि आपने बालक के सीखने की व्यवस्था करनी है, आपने बच्चे को सिखाना है। तो आप कैसे सिखाओ? आप उसको विश्लेषित करके सिखाओ, अर्थात स्टेप बाय स्टेप सिखाओ, अर्थात उसको टुकड़ों में सिखाओ, ना कि उसको सारा ज्ञान एक साथ दो। अब आप एक बात बताइए मुझे, आप लेसन प्लान बनाते हैं तब आप क्या करते हो? शिक्षण बिंदु बनाते हो, टीचिंग पॉइंट बनाते हो ना। लेसन पॉइंट, लेसन आपने प्लान बनाया, पाठ योजना बनाई, तो उसमें आप टीचिंग पॉइंट्स बनाते हो। तो वो टीचिंग पॉइंट्स क्या है? वो भी पाठ्य वस्तु विश्लेषण है। आपने अपने पूरे पाठ को एक 35-40 मिनट की जो भी आपकी पाठ योजना है, लेसन प्लान है, उसको छोटे छोटे, या हम ये कहें मुख्य 3 या 4 मुख्य टीचिंग पॉइंट्स में बदल दिया, और उसके इर्द गिर्द ही आपने लेसन प्लान को चलाना है। यही करते हो ना आप, कि मान लीजिए 3 या 4 आपने मेन टीचिंग पॉइंट्स बना लिए हैं, अब वो टीचिंग पॉइंट्स ही फोकस रहेंगे पूरे लेसन प्लान के अंदर, आप उन पे ही काम करोगे। तो ये भी एक प्रकार का विषय वस्तु विश्लेषण है या पाठ्य वस्तु विश्लेषण है, क्योंकि वहां पे पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु क्या है? आपका लेसन प्लान। पढ़ने योग्य, पढ़ाने योग्य क्या है? आपने जो बच्चे को क्लास में पाठ योजना पढ़ानी है वो है आपकी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु।
और उसका विश्लेषण आप किस में कर रहे हो, आप उसको टीचिंग पॉइंट्स में बांट रहे हो, तो वो हो रहा है आपका विश्लेषण। अर्थात क्या हुआ, विषय वस्तु विश्लेषण क्या चीज हुई कि हम पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को पढ़ाते हैं, विश्लेषित करके पढ़ाते हैं, तो इस ये कहलाता है पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण होता है उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई अलग अलग तकनीक है, लेकिन सबसे फेमस है डेविस की मैट्रिक तकनीक। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेविस की जो मैट्रिक तकनीक है वो बहुत ही फेमस है, या वो हम ये कह सकते हैं कि वो पाठ्य वस्तु विश्लेषण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, ये डेविस की, आपको नाम याद रखना है, डेविस की मैट्रिक तकनीक बहुत ही प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है, या हम कह सकते हैं कि इसको उपयुक्त माना जाता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण हेतु। अब देखिए इस आधार पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये पाई चार्ट बनाया है। इस पाई चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 3 टॉपिक्स की बात की है यहाँ पे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, जिसे टॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकरण, प्रकरण पहला, प्रकरण दूसरा, प्रकरण तीसरा। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं। अब जरूरी नहीं है 3 ही होंगे, यानी कहने का मतलब ये तो उदाहरण हो गया, ये अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। तो टॉपिक 1 की बात करूं तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, तत्व यानी फैक्ट पहला, फैक्ट दूसरा, फैक्ट तीसरा। यहाँ पे भी देखिए सेम ही आपको दिखाई देगा, तत्व पहला, दूसरा, तीसरा, फिर तत्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही आपको सेम चीज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके नाम की बात की, पाठ्य वस्तु विश्लेषण, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में या टुकड़ों में विश्लेषित करना है, तोड़ना है, फिर बालक को पढ़ाना है। यहाँ पे यही बात है हमारी, तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी। आपने एक टॉपिक है, आपका जो पहला टॉपिक है उसको आपने क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड किया। तो पहला टीचिंग पॉइंट, फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट, फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट, आप ऐसे मान सकते हो। 3 मेन टीचिंग पॉइंट्स आपने बनाए हैं। जब आप बच्चे को ये टॉपिक पढ़ाएंगे, पहला पढ़ाया तब भी आपने 3 टीचिंग पॉइंट बनाए, दूसरा बनाया तब भी 3 टीचिंग पॉइंट बनाए, तीसरा पढ़ाओगे तब भी 3 टीचिंग पॉइंट बनाओगे। तो ये जो 3 टीचिंग पॉइंट्स हैं, जब आप बच्चे को ये टॉपिक पढ़ाओगे तो सोच समझ करके ये 3 टीचिंग पॉइंट बनाओगे ना, जिससे कि आपका का पूरा टॉपिक या प्रकरण बच्चे को समझ में आ जाए। ऐसा ही हम टीचिंग पॉइंट बनाते हैं जो कि सॉलिड हो, या हम ये कह सकते हैं जिन 3 टीचिंग पॉइंट्स को पढ़ाने से आपका पूरा टॉपिक बच्चे को समझ में आ जाए, आप ऐसा ही प्रयास करोगे। तो ये 3 तत्व मिलकर के इसको संपूर्ण करते हैं, बच्चे तक टोटल जो इंफॉर्मेशन आपने देनी है उसको या ज्ञान देना है उसको देते हैं। ठीक है, पहली चीज होगी ये कि ये 3 तत्व मिलकर के ही इसको पूरा करेंगे, बच्चे के पास इस प्रकरण या टॉपिक के संबंध में सारी जानकारी उसके पास पहुंच जाएगी। और अगर बात करें इसकी जानकारी देने की, तो इसको अगर एक बार में बताओगे, इसको इन 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करोगे, सारा का सारा सोचोगे कि एक ही बार में बता दूं, तो बताओ क्या बच्चे की जो हमने उपलब्धि स्तर को ऊंचा उठाना है, बच्चे को सिखाना है, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा माना जाता है कि बच्चों को टुकड़ों में पढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान दो, जिससे कि बच्चे भूले ना। तो आप पूरा का पूरा पाठ उसको एक बार में ही पढ़ा दोगे तो फिर आप देखो कि बच्चा कितना सीख पाएगा। और जब आप उसको 3 टीचिंग पॉइंट्स में पढ़ाते हो तो बच्चा कितनी जल्दी सीख जाता है। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, पाठ योजना को थोड़ा सा दिमाग में लेकर के आइए। मान लीजिए आप कोई एसएसटी वगैरह का पाठ योजना इसकी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप पहले बच्चे से विकासात्मक प्रश्न पूछते हो।
उसके बाद आप अपना कथन बोलते हो और उसके बाद आप बच्चे से बोध प्रश्न पूछते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसके अंतर्गत मान लो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के अंतर्गत आपने ये 3 स्टेप लिए, विकासात्मक प्रश्न पूछे, उसके बाद आपने अपना कथन बोला, यानी बच्चों को जो सूचना देनी है, जो नॉलेज देनी है वो दे दी, और उसके बाद बच्चे से आपने बोध प्रश्न पूछे। तो इससे क्या होता है, इससे बालक जो है, जो पहला टुकड़ा, जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है, उसको कंप्लीटली उसने सीख भी लिया। फिर आपने बोध प्रश्न पूछ करके उससे उसकी नॉलेज को भी चेक कर लिया कि उसको आपका पढ़ाया हुआ समझ में भी आया है या नहीं आया। अच्छी बात है ना कि उसका साथ के साथ ही आपको पता भी चल गया कि उसको समझ में आया है कि नहीं आया। फिर आपने जब इतना कर लिया, तब आप पहुंचे सेकेंड टीचिंग पॉइंट की ओर, तब आप दूसरे पॉइंट की ओर पहुंचे, अपने टीचिंग पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर जो यहाँ हुआ था, अब यहाँ भी होगा। यहाँ से भी आप जब आगे पहुंचोगे तीसरे टीचिंग पॉइंट में, तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो इससे क्या होगा, अब जब यहाँ पे खत्म होता है, तब हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, जो इन तीनों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका कि हम पाठ योजना जिस तरह से बनाते हैं, टीचिंग पॉइंट्स एक एक करके बच्चे को समझाना, और एक आप ऐसा करें ही ना और यहाँ पे पूरे के पूरे टॉपिक को बच्चे को एक साथ सिखाएं, तो हम सोच सकते हैं कि बच्चे को ज़्यादा अच्छे से ऐसे वाले में ही आता है, और साथ साथ में बच्चे का इवोल्यूशन, उसका मूल्यांकन भी होता रहता है। अगर बच्चे को कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया होता तो हम बच्चे को तुरंत दोबारा पढ़ा सकते हैं। तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, बजाय उसको सारा पाठ एक साथ पढ़ाने के। तो अच्छी व्यवस्था है, इसीलिए तो ये टॉपिक मेन है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये ऐसा करना या फिर ऐसा किया जाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और जो ये तो मैंने आपको एक का उदाहरण दे दिया, यानी फर्स्ट टॉपिक को आप ऐसे पढ़ाओगे, फिर सेकंड टॉपिक को भी आप ऐसे ही पढ़ाओगे सेम। इससे आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक थर्ड आ गया तो भी ऐसे पढ़ाओगे, और इससे भी आगे जाना हो तो फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक, सब टॉपिक्स को आप ऐसे ऐसे करते ही पढ़ाते जाओगे। ठीक है, ये कौन सी तकनीक है, ये टेक्निक है डेविस की मैट्रिक टेक्निक। ठीक है, उसके बाद देखो 3 चीजें आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे मैंने बीच में कॉमास लगा दिए हैं, स्पेस नहीं था नीचे, इसलिए यहाँ पे आप इनको ऐसे लाइन वाइज भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, मुख्य विचार, मुख्य शब्दावली और मुख्य तथ्य। मुख्य विचार, मुख्य शब्दावली और मुख्य तथ्य। मुख्य विचार मेन आइडिया। ठीक है, मुख्य विचार इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मेन आइडिया। फिर मुख्य शब्दावली मेन टर्मिनोलॉजी, मुख्य शब्दावली मेन टर्मिनोलॉजी। मुख्य तथ्य मेन फैक्ट्स। मुख्य विचार मेन आइडिया, मुख्य शब्दावली मेन टर्मिनोलॉजी, मुख्य तथ्य मेन फैक्ट्स। अब ये 3 चीजें क्या हैं, एरोस देख लेना, यहाँ में भी मैंने यहाँ से भी इसको शो किया है, इधर से इसको शो किया, इधर से इसको शो किया। इसका मतलब ये तीनों में, जैसे यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक के ऐसे ऐसे थे, वैसे ये तीनों पॉइंट प्रत्येक के नीचे हैं, प्रत्येक टॉपिक के नीचे मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। यहाँ पे आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अब जरा जान लेते हैं कि है क्या। मुख्य विचार, मुख्य शब्दावली, मुख्य तथ्य, अर्थात आप जब अपने मेन टॉपिक को यहाँ पे इन फैक्ट्स में डिवाइडेड करोगे, किसी भी टॉपिक को, यानी सभी टॉपिक को आप डिवाइड करोगे, तो जब भी आप यहाँ पे इन टीचिंग पॉइंट्स को बनाओगे तो मुख्य विचार पर ध्यान दोगे कि मुख्य बात किसकी हो रही है, आप टीचिंग पॉइंट को वही नाम दोगे। आप पहले प्रकरण के अंदर क्या खोजेंगे, तो ये खोजेंगे, ये 3 चीजें खोजेंगे, और इनके आधार पर ही आप जो है अपने टीचिंग पॉइंट्स बनाएंगे। मुख्य विचार अर्थात पता तो चले कि टॉपिक के अंदर बात किसकी हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, मुख्य विचार क्या है, मेन आइडिया क्या है टॉपिक का। टीचिंग पॉइंट बनाने के लिए आप सबसे पहले मेन आइडिया पे बात करोगे कि मुख्य विचार क्या है आपके टॉपिक का, या आप बच्चे को जो पाठ पढ़ा रही हैं, जो लेसन पढ़ा रही हैं, तो उसके अंदर उसका मूल भाव क्या है या मुख्य विचार क्या है। फिर मुख्य शब्दावली कौन सी यूज हुई है उसमें,
ये भी आपने देखना है। मुख्य शब्दावली यानी कि मेन शब्द कौन से आए हैं, टर्म्स कौन सी आई हैं, जिनके बारे में बच्चे को पता होना जरूरी है। तो आप अपने टीचिंग पॉइंट्स बनाते हुए इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है मुख्य तथ्य। मेन ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप बच्चे को इस लेसन के द्वारा, अपने इस टॉपिक के द्वारा बताना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो इस पे भी ध्यान देना होगा। तो इन 3 चीजों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से एकदम क्लैरिटी लानी होगी, तभी आप अपने प्रकरण या अपने टॉपिक को शिक्षण बिंदुओं में जो है वो बांट सकते हो या शिक्षण बिंदु तय कर सकते हो कि मैं इस टॉपिक के अंतर्गत मेरे टीचिंग पॉइंट्स ये रहेंगे। तभी इन तीनों तत्वों पर विचार करने के बाद कि मुख्य विचार क्या है आपके टॉपिक का, अर्थात मेन आइडिया क्या है, अर्थात उस लेसन के अंदर बताया क्या गया है, उसके बाद मुख्य शब्दावली, कैसे वर्ड यूज हुए हैं, कैसी टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे किसी प्रोसेस का नाम आया हो या किसी और चीज के, किसी चीज के तत्वों को बताया गया हो, तो मेन शब्दावली क्या यूज हुई है उस पर ध्यान देंगे। और फिर है मुख्य तथ्य, मेन फैक्ट्स को तो लाना ही है आपने सामने। तो ये 3 क्या काम करेंगे, ये 3 हेल्प करेंगे इन टॉपिक्स को इन टीचिंग पॉइंट्स में बदलने में या तैयार करने में या डिसाइड करने में कि हम अपने टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या बनाएंगे। ये आधार का काम करेंगे, ठीक है, ये आधार का काम करेंगे, इसको हेल्प करेंगे हमारी इनको इनमें बांटने में, विश्लेषित करना, बांटना, तोड़ना, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ना हम। तो यहाँ पे इस विश्लेषण में, यहाँ पे ये विश्लेषण तो मान लीजिए आपको किया हुआ ही मिला, ठीक है। अब प्रकरण तो आपको पता है, ये टॉपिक अलग अलग आपकी किताब में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज की हुई मिली है। अब ये जो आगे चीज करनी है, ये प्रत्येक टॉपिक को ऐसे बांटने वाला काम है, वो किस आधार पर आप करोगे, इन तीनों के आधार पर करोगे, ठीक है। तो विश्लेषण में हेल्प हो जाएगी ना, इस विश्लेषण में आपकी इनके द्वारा। तो यही चीज, ये है आपका पाठ्य वस्तु विश्लेषण या फिर विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक बहुत ही लंबा होता है, तब आप क्या करते हो, उसको 2 से 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हो। कई बार आप पाठ योजना जब बनाते हैं, लेसन प्लान जब बनाते हैं, तब वहाँ पे भी आप पार्ट 1, पार्ट 2, भाग 1, भाग 2 बनाते हो ना, कि फर्स्ट पार्ट में इतना, मान लीजिए आप हिंदी के अंदर कोई ग्रामर का लेसन बना रहे हैं, तो आप एक ही दिन में बच्चे को पूरे ग्रामर की जानकारी, ग्रामर की क्या जो आपका टॉपिक है उसकी जानकारी नहीं दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आप बच्चे को समास पढ़ा रहे हो, तो आप पूरा समास एक दिन में बच्चे को नहीं पढ़ाते हो, संधि पढ़ा रहे हो, संधि इतना बड़ा टॉपिक है, आप उसको 3 से 4 पार्ट में जो है बच्चे को पढ़ाते हो। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, टुकड़ों में बांटना क्या कहलाएगा, पार्ट्स में डिवाइड करना, भागों में बांटना क्या कहलाता है, वही तो कहलाता है विषय वस्तु विश्लेषण या फिर पाठ्य वस्तु विश्लेषण। टुकड़ों में ही तो बांट रहे हो आप। तो ये टुकड़ों में जब बांटते हैं हम किसी भी टॉपिक को, तब भी तो हम क्या करते हैं, इन्हीं 3 पर ही तो चर्चा करते हैं। तो ये 3 आधार का काम करते हैं किसी भी टॉपिक को इनमें बांटने में। और जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कोई टॉपिक है जिसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो जो भाग 1, भाग 2, पार्ट 1, पार्ट 2 होगा, वो भी पाठ्य वस्तु विश्लेषण या विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत ही आएगा, वो भी उससे अलग नहीं काउंट होगा, वो भी इसी में ही काउंट होगा, ठीक है। और सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है, तो ये रही डेविस की मैट्रिक तकनीक। इसको तो आप दिमाग में अपने जो है वो बिठा ही लो कि सबसे अच्छी जो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की जो टेक्निक है वो कौन सी है, डेविस की मैट्रिक तकनीक या मैट्रिक टेक्निक। इंग्लिश में तकनीक को टेक्निक बोलते हैं ना, इसलिए, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। देखो, ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा ही है टॉपिक, ज़्यादा कुछ इसमें जो है वो डिटेल में जाने की कुछ ऐसा आवश्यकता नहीं है, जो जो ज़रूरी था वो हमने जाना है। अब थोड़ी सी बात बता देती हूँ आपको कि इसमें ध्यान किस पे दिया जाता है। तो ध्यान दिया जाता है कुछ सूत्रों पे। वो सूत्र कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स,
जैसे हम कहते हैं ना ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना होता है, तो यहाँ पे भी उस सूत्र का पालन किया जाता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण में। ठीक है, आप ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चे को लेके जाते हो, पहले उसको जो पता है उसको बताते हो और उसके बाद उसको जो नहीं पता उसके बारे में आगे बढ़ते हो। यानी आप क्या करते हो, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ करके चलते हो, सरल से कठिन की ओर चलते हो। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर चलते हो। तो इस तरह से कुछ सूत्र हैं जो कि सीखने को आसान बनाते हैं। आप उन सभी सूत्रों का पालन करते हुए, उन सभी सूत्रों को लेते हुए आसानी से, जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए आपकी बात, बच्चा सीख जाए, ऐसा प्रयास आप करते हो और बच्चे को सिखाते हो। ठीक है, तो यही होता है आपका बस कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु विश्लेषण टुकड़ों में बांट करके बच्चों को पढ़ाना, यही हमारा काम है। अब ये पाठ्य वस्तु जो विश्लेषण होता है, यही हमारा जो प्रश्न पत्र जो निर्माण होता है उसमें भी सहायता करता है। उसमें भी तो हेल्प मिल जाएगी ना, जब आप प्रश्न पत्र बनाओगे तो भी आपकी हेल्प होगी। अगर आपने अपनी पाठ्य वस्तु को टुकड़ों में, या हम कह सकते हैं उसको विश्लेषित कर रखा है, तो वहां पे भी बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब कंटेंट एनालिसिस के बाद स्टूडेंट्स ब्लूप्रिंट, जिसको हम कहते हैं नील पत्र या आधार पत्र, वो आपके सिलेबस में मेंशन है। उसके बारे में पढ़ना अभी आपका बाकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन की जो भी हमारी यूनिट होती है वो लास्ट यूनिट होती है। पहले की 4 यूनिट के अंदर हम आपको एक टीचर बनना सिखाते हैं कि आपने किसी चीज़ को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सबको सिखाते हैं। चाहे आप किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट के हैं, चाहे किसी भी विषय के हैं आप, या किसी भी विषय के आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आपको यही पढ़ाया जाता है। लेकिन 5वीं यूनिट में हम आपको मूल्यांकन करना सिखाते हैं। मूल्यांकन करना एक शिक्षक को आना चाहिए। मूल्यांकन के अंतर्गत ही किस तरह से विषय वस्तु विश्लेषण करना है, किस तरह से प्रश्नों का निर्माण करना है, किस तरह से प्रश्न पत्र का निर्माण करना है, और किस तरह से प्रश्न पत्र के लिए नील पत्र या ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है, ये सब कुछ आता है जो हमने आपको सिखाना है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट अभी हमारा पेंडिंग में चल रहा है। ये आपको अगली क्लास में हम ब्लूप्रिंट के बारे में, आधार पत्र के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।